अगर आप बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं और केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट को लेकर चिंतित हैं तो साथियों आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको सेलेक्टेड रेडियो वायरलेस सब इंस्पेक्टर के द्वारा गाइड किया जाता है और उनकी एक टीम भी है। तो जय हिंद साथियों, मैं वायरलेस सब इंस्पेक्टर प्रियेश रंजन, आपका दोस्त और होस्ट, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाकी में आप लोग का स्वागत करता हूँ। जैसा कि साथियों आप लोग को पता है कि हम लोग किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को लेके आए हैं और इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे हम लोग इसमें जीके जीएस का कर चुके हैं, आपका मैथ का किए हैं, फिजिक्स का रेडियो यूपी रेडियो ऑपरेटर का कर रहे हैं। तो साथियों एक केमिस्ट्री का सीरीज लाए हैं। केमिस्ट्री के सीरीज में भी आपको यूनिक कंसेप्ट देखने को मिलेगा और हम आपको एश्योर करते हैं कि आप 25 क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा ना और इस वीडियो को देखिएगा तो कम से कम 50 कंसेप्ट तो आपको याद हो, मतलब जानकारी मिलेगा ही। हम लोग क्वेश्चन सोल्व कराते हैं तो बस क्वेश्चन को पढ़ नहीं देते हैं भाई, हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन भी करते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है। इसका मान के चलिए कि फैराडे फर्स्ट लॉ है तो फैराडे सेकंड लॉ क्या होगा। तो साथियों हम लोग इसमें 25 क्वेश्चन को सोल्व किए हैं, ये पहला वीडियो है। इसमें हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक कंसेप्ट दिया गया है, एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 19 आपको होमवर्क के रूप में भी दिया गया है। और साथियों इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक मोटिवेशनल टाइप का कुछ बात बताया गया है कि एग्जाम के समय इतना कम समय बचा, इसमें कूल कैसे रहें। तो साथियों ज्यादा देर न करते हुए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलिए साथियों शुरू करते हैं। चलिए ये केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 1 है, किरण पब्लिकेशन का है, बाइलिंगुअल में लाया गया है आप लोग के लिए। देखिए इसमें एक बहुत अच्छे तरीक़ा से कोशिश किया गया है एज ए टेस्ट के फॉर्म में लाने के लिए। तो हम लोग के एफर्ट को आप लोग अप्रिशिएट कीजिए। एक अच्छे फॉर्मेट में लाने का प्रयास किया गया है। टोटल 25 क्वेश्चन तक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें क्या होगा ना कि आप लोग को दोनों माध्यम में, किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हैं, आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे दोनों माध्यम में लाया गया है। हम लोग का एक बार फिर से परिचय अपना दे देते हैं। हम लोग सेलेक्टेड वायरलेस ऑफिसर हैं और हम लोग के द्वारा ये इनिशिएटिव चलाया गया है कि आप लोग को कुछ फ़ायदा हो जाए, जहाँ पे हम लोग का भी कल्याण हो जाएगा। कुछ कि कहिएगा कि भैया आपका थोड़ा सा गाइडेंस के कारण हम लोग का भी बहुत हद तक सफलता मिली है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, संयंता गुणांक का एसआई यूनिट क्या है। तो देखिए संयंता गुणांक क्या होता है। संयंता गुणांक मेरा इसका जैसे देखिए एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर मेरा होता है एन ए डी वी बाई डी टी। ठीक है, एन ए डी वी बाई डी टी होता है इसमें मेरा, ठीक ना। तो ये इसमें देखिए इसका एसआई यूनिट हो गया, एसआई यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा क्या मेरा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट हो गया। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, पता है क्या, इसी को हम लोग लिखेंगे पास्कल सेकेंड। ठीक है, तो क्या होगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। व्हाट आर द शेप्स ऑफ फॉलोइंग मोलिक्यूल रेस्पेक्टिवली। BrF5 क्या है, पहला मोलिक्यूल BrF5, दूसरा मोलिक्यूल है XeF4। ठीक है, BrF5 और XeF4 अणुओं के आकार क्रमशः क्या होंगे। ऑप्शन पढ़ देते हैं। ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल एंड स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल एंड स्क्वायर प्लेनर। तो देखिए पहला ऑप्शन है त्रिकोणीय द्विपिरामिडल वर्ग समतलीय। देखिए इसमें क्या BrF5, तो Br मतलब मेरा ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाला। तो ब्रोमीन में कितना लोन पेयर होगा, लोन पेयर 1 होगा, क्योंकि ये देखिए ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो 2 इधर दे दिए। ठीक है, और F5 है, 5 है, 1 2 3 4 5 इधर ले लिया, 5 इलेक्ट्रॉन और 2 इधर, तो 1 लोन पेयर। ठीक है, ब्रोमीन में 1 लोन पेयर। ठीक, और अगला है XeF6। उसके बाद दोनों का एक साथ बताते हैं आपको। XeF4 है, सॉरी 4 है। चलिए तो Xe का कितना हो जाएगा, 8 होता है, तो 4 इधर, तो 2 लोन पेयर और ये 4 F से अटैच रहेंगे। तो देखिए जो BrF5 होता है इसका स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ठीक ना, स्क्वायर पिरामिडल वर्ग पिरामिडीय। ठीक है, और उसका XeF4 स्क्वायर प्लेनर होता है। इसका ये स्क्वायर पिरामिडल होता है BrF5 का, और इसका होता है स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, दोनों का जबकि हाइब्रिडाइजेशन जो दोनों का होता है ना, sp3d2,
sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है दोनों का, और जबकि स्ट्रक्चर है मेरा एक का स्क्वायर पिरामिडल है और दूसरा का स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए 3 नंबर भाई, सिनेबार किसका, सिनेबार इज एन और ऑफ, सिनेबार किसका अयस्क है? तो देखिए सिनेबार का क्या सूत्र क्या होता है, एच जी एस मेरा है, तो एच जी क्या है, एच जी पारा है, तो पारा का अयस्क है। तो यहाँ पे हम क्या बताएं आपको टेस्ट में कि ये जो हम लोग का टेस्ट है इसमें सिर्फ एक ऑप्शन के जानने से नहीं होगा, मान के चलिए कि ठीक है आगे है तो हम लोग दूसरे के बारे में, चांदी का एक अयस्क का नाम बताइए जो एकदम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए चांदी का अयस्क है अर्जेंटाइट, मेरा देखिए मेरा मतलब आवाज़ पे ध्यान दीजिए, राइटिंग पे मत ध्यान दीजिए, Ag2s। ठीक है, चांदी का Ag2s हो जाएगा। अब कैडमियम का एक अयस्क है क्या, ग्रीनोकाइट CdS होता है, CdS। अब प्लेटिनम का कोई अयस्क नहीं होता है क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मेरा क्या, इसका आंसर है मेरा पारा। ठीक है, अगला नंबर, चलिए चौथा नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डियर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का सीरीज पूछ रहा है, करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी से संबंधित है? सही है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक है, लिथियम LiNH और चौथा है RbKNaLiH। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा, सिंपल आप याद रखिए भाइयों कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जिसका आकार छोटा होगा, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होगा, यानी आकार के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, यानी मेरा आकार छोटा तो मेरा, जैसे देखिए ना भाई, जैसे आप छोटा है, आपका पेट मतलब कह चलिए क्या, आपका पेट नहीं भरा हो, जिसका बड़ा पेट है, पेट से नहीं होगा इसमें, मान के चलिए देखिए जो बड़ा साइज का है वो ज़्यादा खाएगा नहीं, जो छोटा साइज का है उसको ज़्यादा लगेगा। जो गरीब है, हाँ इसको ऐसे याद कीजिएगा, जो गरीब है उसको क्या ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए भोजन, ज़्यादा चाहिए कपड़ा, ज़्यादा चाहिए आवास। ठीक है, जो गरीब है उसको ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है, और जो अमीर है तो उसको कम। तो देखिए जिसका साइज कम है उसको सबसे ज़्यादा चाहिए। तो देखिए इसमें सबसे क्या है, सबसे छोटा है हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। तो ये ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका। तो देखिए फिर से इसमें जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जिसका साइज छोटा उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बड़ा। ठीक है, अगला नंबर 5वां नंबर पढ़ते हैं भाई, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन मिथाइल फिनाइल ईथर अंडरगोज क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, मिथाइल फिनाइल ईथर के फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से गुजरने के उपरांत बनने वाला प्रमुख उत्पाद क्या है? तो देखिए इसमें क्या होता है ना दोस्त, जैसे ये हमारा सीधा अगर हम जानेंगे कि फ्रीडाइल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, फ्रीडाइल क्राफ्ट, तो तभी हम बना पाएंगे, अगर नहीं जानेंगे तो नहीं बना पाएंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन पढ़ देते हैं, 4 मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन, 2 मेथॉक्सी टोल्यूइन, 4 मेथॉक्सी टोल्यूइन और 2 मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन। तो देखिए इसको जानिएगा तब बनेगा, नहीं जानिएगा तो नहीं बनेगा भाई। और देखिए हाँ, ऐसे आपको हड़बड़ाना नहीं है कि भैया नहीं बन रहा है। अरे भाई 1-2 क्वेश्चन रहेगा जो नहीं बनेगा, हमसे भी नहीं बनता है, इसीलिए ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए 6 नंबर, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन इन ए सेल्ड वेसल एट 800 केल्विन आर। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है, नाइट्रोजन का दिया हुआ है 3.0 × 10⁻³ m, ऑक्सीजन का O2 का दिया हुआ है 4.2 × 10⁻³ m, NO का दिया हुआ है 2.8 × 10⁻³ m। व्हाट विल बी द K फॉर द रिएक्शन बिलो, अभिक्रिया के लिए K का क्या मान होगा? तो देखिए भाई इसमें क्या होगा ना, जो साम्य स्थिरांक होता है, ठीक है, जो साम्य यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K बराबर होता है दोस्त, इसमें जो आउटपुट यानी आउटपुट में क्या है मेरा NO, इसका कंसंट्रेशन का स्क्वायर बटे इनपुट का मल्टीप्लाई, यानी N2 का कंसंट्रेशन इंटू O2 का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखिए भाई ये 2.8 इंटू 2.8 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है, स्क्वायर कर दिया सीधा। इसमें देख लीजिए 3 × 10⁻³ गुने
क्या 4.2 इंटू 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ से कट जाएगा, 10⁻⁶ से हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2.8 इंटू 2.8 बटे 3 इंटू 4.2। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा मेरा ना, देखिए इसका 2.8 इंटू 2.8 का वैल्यू हो जाएगा 7.84, इधर 3 इंटू 4.2 का क्या हो जाएगा 12.6। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखिए, कभी कभी पूरा गुना भाग नहीं करना पड़ता, ऑप्शन देखने, जैसे 12 6 से ज़्यादा यानी 0.5 से ज़्यादा, 0.5 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है 0.622, ये तो कम है, ये तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है 0.622, तो कभी कभी हमें बिना पूरा कैलकुलेशन के भी मेरा आंसर आता है। चलिए अगला नंबर 7 नंबर भाई, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जब कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। दिस इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज एन, जब कोई धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, विरंजक कारण, तीसरा है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, प्रबल अपचायक कारण, और चौथा है डी न्यूट्रिंग एजेंट, विकृति कारक। ठीक है, वृत्तिकरण कारक। तो जो मेरा नाइट्रिक एसिड है HNO3 जो मेरा है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मेरा HNO3, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए 8 नंबर भाई, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, खूब मेहनत करो, समय बहुत कम है, 18 से 20 दिन आपके पास समय है। जितने भी भाई बंधु हैं बहन हैं, खूब मेहनत कीजिए और खूब रिवाइज कीजिए एकदम, मतलब आपका एक एक मिनट अभी इम्पोर्टेंट है। मेरा भी वीडियो देखिए तो एकदम आराम से समय निकाल के देखिए, और उसके बाद आपका अपना जहाँ से पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कीजिए, बट हाँ इस वीडियो को भी देखिएगा, इससे भी आपको फायदा ही मिलेगा जहाँ तक होगा। अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए हम क्या बोले हैं आपको कि जहाँ पे सही और गलत लिखा रहे तो मेरा कान खड़ा हो जाना चाहिए दोस्तों। इनकरेक्ट। रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा है दोस्त। तो ZnO+CO अंडरगोज ए रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरा है 2Cu+O2 2CO अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें केवल ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, CuO+H2 अंडरगो रिडक्शन रिएक्शन, केवल अपचयन होता है। MnO2+4HCl MnCl2+2H2O+Cl2 अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें हमसे पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है हमको। ठीक ना, तो देखिए हम ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, देखिए हम जो आंसर है वो पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग देखिएगा, आपका भी कुछ होमवर्क रहना चाहिए, आप लोग इसको देखिएगा। तो देखिए मेरा जो ऑप्शन है भाई, इसमें चलेंगे CuO वाला पर चलेंगे, 3 नंबर पे चलेंगे। ठीक है, तो देखो CuO+H2 Cu+H2O। ठीक है, तो CuO से Cu बना, यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ बताओ, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, लूज कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, और H2 ऑक्सीजन का ग्रहण कर रहा है। तो ये किसका रिएक्शन है, ये देखिए ऑक्सीजन को लूज कर रहा है यानी रिडक्शन है। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है, ये हाइड्रोजन जो है H2 गेन कर रहा है ऑक्सीजन का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है, केवल रिडक्शन, नहीं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जो देखिए ऑक्सीडेशन का ग्रहण बराबर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का त्याग बराबर रिडक्शन, सिंपल याद रखिएगा, माने गेन ऑक्सीडेशन। ठीक है, और त्याग का क्या बोलेंगे, त्याग ही लिख लीजिए त्याग का रिडक्शन। ठीक है, हम लोग गेन का, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत होगा। बाकी हाँ भाई, बाकी आप तीनों ऑप्शन का निकाल के देखिएगा, तीनों आंसर सही है। चलिए नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, रिगार्डिंग द गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही मेरा पूछ रहा है। गैसेज आर लेस कंप्रेसिबल, गैसीय कम संपीड़नीय होती है। दूसरा ऑप्शन, गैसेस एक्सर्टेड इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, गैसीय सभी दिशाओं में समान दबाव डालती है। ठीक है, तीसरा, द डेंसिटी ऑफ द गैस इज मच हायर देन द सॉलिड एंड लिक्विड्स, गैसों का घनत्व ठोसों और द्रव की तुलना में बहुत अधिक होता है। चौथा है, गैसेज है वे फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, गैसों का आयतन और आकार निश्चित होता है। तो देखिए भाई, जो मेरा गैस का जो प्रॉपर्टी है ना दोस्त, गैसों सभी दिशाओं में समान रूप से प्रेशर डालती है। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा।
अगला 10 नंबर मेरा क्या है कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन ब्यूटाइल 2 आयन रिएक्ट्स विथ वाटर बाय हीटिंग द मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 333 केल्विन। जब ब्यूट 2 आयन 333 केल्विन पर मर्क्यूरिक सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाला प्रमुख उत्पाद क्या है? प्रोपेन 2 ऑन, इथेन 1 अल, ब्यूटेन 1L और ब्यूटेन 2L। तो देखिए भाई ये जो 10 नंबर है ये किसका, देखिए हम लोग का जो टेस्ट है ना, इसमें केमिस्ट्री का टेस्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, मेरा 2 क्वेश्चन आ रहा है क्या, ऑर्गेनिक का रिएक्शन वाला। तो देखिए ये है कुचेरोब रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कुचेरोब रिएक्शन कहते हैं हम, कुचेरोब रिएक्शन ही कहलाता है मेरा, कुचेरोब रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कुचेरोब रिएक्शन में होता है तो इसका आंसर हो जाता है ब्यूटेन 2 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर्म क्विक लाइम, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक उष्मीय अपघटन अभिक्रिया द्वारा बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? चूना पत्थर, बुझा हुआ चूना, लेड नाइट्रेट, बेकिंग सोडा। तो देखो भाई यहाँ पे आपको 2-3 चीज बताएंगे। तो देखिए चूना पत्थर इसका आंसर हो जाएगा। कैसे आंसर होगा पहले जान लो आंसर। देखो चूना पत्थर CaCO3 अंडरगोज करेंगे तो क्या हो जाएगा CaO प्लस CO2, ठीक है। तो देखो CO क्या हो जाएगा, क्विक लाइम होता है, ठीक है, क्विक लाइम, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, बिना बुझा हुआ चूना। जब हमसे पूछ दे बुझा हुआ चूना, उसका सूत्र बता दो। चलिए बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है हल्का। देखो CaOH2 बुझा हुआ चूना होता है। बुझा हुआ चूना को क्या कहेंगे हम लोग, सिलेक्ट लाइम, ठीक है, सिलेक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना सिलेक्ट लाइम होता है। और देखिए बेकिंग सोडा है, इसका सूत्र क्या होता है, खाई तबाई NaHCO3। तो इसका आंसर है भाई चूना पत्थर। चलो आगे 12 नंबर, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वोल्ट में पूछ रहा है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Fe सॉलिड दे देता है। 298 केल्विन पर उपयुक्त अभिक्रिया का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा? तो देखो भाई ये जो मेरा दिया हुआ है ना, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन FeS, तो देखो इसमें क्या हो जाता है, जो हम लोग ये क्या कौन सा जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी वाला हम लोग टेबल आपको याद करवाए थे, जो क्या था 19, 11, 20, 12, 13, ठीक है, आपको आगे भी याद करवाएंगे उसमें। तो देखो इसमें क्या होता है ना दोस्त, इसमें जो हाइड्रोजन को रिफरेंस मानते हैं, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन से नीचे है वो क्या है, कम रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन से नीचे क्या है, कॉपर है, Ag है, Au है, Pt है, प्लेटिनम है, तो ठीक है। तो जो कम रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव उसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। इन लोग का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव। और जो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा 0 से कम यानी निगेटिव, ठीक है। तो 0 से क्या, लेस देन 0, 0 से छोटा। यानी क्वेश्चन नंबर 12 में हमको एक अलग सा कंसेप्ट मिला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या है कि हाइड्रोजन को रिफरेंस मानते हुए हाइड्रोजन से ऊपर यानी ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला जो है उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव होगा, उनसे नीचे वाला है उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए 13 नंबर में आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन, क्या है, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज होता है, फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन पढ़ देते हैं दोस्त, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन, तीसरा है हाइड्रोलिसिस जल अपघटन, चौथा है फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो देखो भाई प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, प्रकाश संश्लेषण बताइए। प्रकाश संश्लेषण तो मेरा क्या होता है, पौधा में होता है, नहीं होगा। दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस वैद्युत अपघटन क्या चीज में होता है, बिजली से होता है जिसमें, ठीक है। तीसरा हाइड्रोलिसिस जल अपघटन क्या चीज होता है, पानी से होता है। तो जो मेरा चौथा ऑप्शन है वही आंसर भी है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो जिसमें देखिए इसमें क्या हो जाता है ना, AgBr प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना देता है मेरा, Ag प्लस Br2। इसको समीकरण को वो करें, बैलेंस करें, इधर 2 कर देंगे और इधर 2Ag हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया मेरा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए ऑप्शन से भी छटा जाएगा दोस्त। फोटोसिंथेसिस पौधा में होता है, विद्युत अपघटन विद्युत जरूरत, जल हाइड्रोलिसिस पानी की आवश्यकता होती है। तो बचा कौन सा, ये वाला। चलिए 14 नंबर पढ़ते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन द फंक्शन ऑफ फास्फोरस ऑक्साइड इज। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में फास्फोरस के ऑक्साइड का क्या काम है, एक उत्प्रेरक के रूप में, कैटालिस्ट के रूप में, एक अपचायज के रूप में, एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, दैट ऑफ बेसिक एनहाइड्रेट एक क्षारीय एनहाइड्रेट के रूप में, एसिडिक एनहाइड्रेट अम्लीय एनहाइड्रेट के रूप में। तो देखो भाई यहाँ पे जो होता है मेरा, देखिए फास्फोरस का है, तो फास्फोरस का कौन कौन सा होता है, P4O10, ठीक है, और क्या होता है P2O5, दो ही होता है। तो इसमें आपका होमवर्क है, आप लोग देख लीजिएगा कि श्वेत फास्फोरस यानी व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, येलो फास्फोरस, ये तीनों का प्रॉपर्टी देखिएगा, ठीक है, जरूर से जरूर आप लोग देखिएगा, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। तो इसमें क्या है मेरा P4O10 किससे रिएक्शन कराएंगे, हमको जल से रिएक्शन कराएंगे, तो बनेगा मेरा H3PO4 प्लस ये H3PO4, ये क्या हो जाता है मेरा एसिडिक एनहाइड्रेट हो जाता है, ये एसिडिक होता है तो अम्लीय एनहाइड्रेट होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर 15 नंबर। व्हेन ए फ्रेशली prepared solution of the following compound is added to the sodium oxide containing sulfur, the color of the solution will be, ये थ्योरी है। जब उपयुक्त यौगिक के ताजा तैयार किए गए विलयन को सोडियम के सार जिसमें सल्फर समित है मिलाया जाता है, विलयन का रंग क्या हो जाएगा। तो देखो भाई ये स्टैंडर्ड थ्योरी है, जो जानिएगा बनेगा, जो नहीं जानिएगा नहीं बनेगा। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मेरा, देखो ये जो करता है ना, तो ये लाइसन टेस्ट कहलाता है। कौन सा टेस्ट कहलाता है मेरा, लाइसन टेस्ट कहलाता है। तो इसमें विलयन का रंग क्या हो जाता है पता है, हल्का बैगनी, गहरा बैगनी, सॉरी गहरा बैगनी। देखो भाई 2-3 क्वेश्चन तो रहेगा ही आपके लिए। हाँ बाकी ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे क्या बनने वाले हैं, ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन है जो मतलब इस टाइप से हैं। तो क्या है, गहरा बैगनी, ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा दोस्तों। 16 नंबर। इन लेक्लाइंस सेल कार्बन पाउडर इज मिक्सड विथ द फॉलोइंग कंपाउंड, व्हाट इज द रीजन फॉर इट, MnO2, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ था भाई, देखो यहाँ पे छूट गया है लिखना हमारा इसमें। तो देखो इसमें क्या है ना कि ना रिएक्शन नहीं है, सिंपल है। लेक्लांसे सेल में उपयुक्त यौगिकों के साथ कार्बन चूर्ण मिला दिया जाता है, तो इसका क्या कारण है, कार्बन इज ए डिप्लोराइज, कार्बन एक विध्रुवक है, इट मेक्स इट एन इंसुलेटर, इसे कुचालक बनाता है, इट मेक्स इट ए गुड कंडक्टर, यह इसे सुचालक बनाता है, इट इंक्रीज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, EMF द सेल। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मेरा 16 नंबर का। लेक्लांसे सेल को क्या कहते हैं, शुष्क सेल कहते हैं। तो ठीक है, शुष्क सेल में ये इसको एक अच्छा सुचालक बना देता है, ठीक ना, इट मेक्स एज ए गुड कंडक्टर। चलिए 17 नंबर। द कंपाउंड यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस इज, हाँ अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सा मतलब उपयुक्त यौगिक है, CaCO3, Na2CO3, MgCO3, ZnCO3। तो देखो भाई आप जान लीजिए, पहले अस्थायी कठोरता का कारण जान लीजिए, रीजन हम लोग जानेंगे। इसमें क्या होगा रीजन, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण के कारण, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट लवण के कारण। इसको हटाने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए पता है क्या लगेगा हमको, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम। यहीं पे एक आपका होमवर्क, देखो भाई होमवर्क आप लोग तो करिएगा ही करिएगा, ठीक ना, होमवर्क नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इससे आप लोग का भी बना रहेगा रिदम, हम लोग के साथ बना रहेगा, ठीक है। तो इसका होमवर्क ये है कि ये स्थायी कठोरता है, परमानेंट हार्डनेस है, तो टेम्पोररी हार्डनेस के कारण बता दीजिए और कमेंट बॉक्स में, और उसको मतलब और उसका रिमूवल का उपाय बता दीजिए, ठीक है, आप लोग को पता होगा। 18 नंबर क्वेश्चन। मेटल्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट्स इन नेचर। हाँ देखिए निम्नलिखित समूह में किस समूह के धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, Na, KAl, Zn, Cd, Ni, Ag, Au, Pt, Cr, MO, W। तो देखो भाई हम लोग क्या जानते हैं कि
जो अत्यंत कम अभिक्रियाशील वाले धातु होते हैं, जिसको हम नोबेल धातु कहते हैं, वही हम लोग के प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। नोबेल धातु, तो नोबेल धातु का एग्जाम्पल कौन सा है? AgAuPt। ये आंसर सिंपल। चलो भाई 19 नंबर, कोल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, कोल गैस मिक्सचर है क्या? CO+H2, CO+N2, CO+CO2 +N2, CO+CH4 +H2। तो देखो दोस्त, जो CO+H2 है ना जो मेरा, वो मेरा क्या है? वाटर गैस है, ठीक है। और ये CO+CO2 +N2 कोई तरह का गैस नहीं है। जो मेरा ये कोल गैस है, इसमें है CO+CH4 +H2। तो देखो दोस्त, इसमें CO कितना परसेंट होता है? हमको थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है तो हमें लेने में कोई दिक्कत नहीं है। CO देखिए लगभग होता है मेरा 10%, ठीक है। CH4 होता है लगभग मेरा 35% और H2 मेरा होता है लगभग 50%, ठीक है। तो इसका आंसर होता है CO, CH2, CH4, H2। चलिए भाई अगला नंबर 20 नंबर, द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट विल बी, किसी तत्व का परमाणु भार क्या होगा? द एवरेज ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ इट्स आइसोटोप, समस्थानिकों के परमाणु भार का औसत। अगला, द एटॉमिक वेट ऑफ द हैवीएस्ट आइसोटोप, सबसे भारी समस्थानिक का परमाणु भार। तीसरा, द एवरेज ऑफ द एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक का औसत। चौथा, द सम ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ इट्स आइसोटोप, समस्थानिकों के परमाणु भार का योग। तो देखो दोस्त, इसमें मेरा आंसर होगा समस्थानिकों के परमाणु भार का औसत होता है, ठीक है, परमाणु भार, द एवरेज ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ। 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, सोडियम के 1 ग्राम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? हम लोग जानते हैं कि 1 ग्राम एटम मतलब क्या हो जाएगा? सोडियम के 1 मोल हो जाएगा। तो 1 मोल में कितना 11 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 का हम लोग जानते हैं कि 6.022 × 10⁻23 होता है। तो 11 का क्या होगा? गुना 11 कर देंगे, तो 11 गुने 6.022 × 10⁻23 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 22 नंबर में पढ़ते हैं भाई, द मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट NTP विल बी, 11.2 लीटर CO2 का NTP पर द्रव्यमान क्या होगा? आंसर ऑप्शन दिया हुआ है 22 ग्राम, 32 ग्राम, 44 ग्राम, 88 ग्राम, 88 ग्राम। तो देखो भाई, NTP और STP पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है पता है ना? हाँ भाई पता है, 12.4 लीटर। अच्छी बात है। तो CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा? C का कितना है? 12, O का कितना है? 16, 2 गो है, 16 दूनी 32, 12, 44, ठीक है। तो 22.4 CO2 बराबर 44, ठीक है। तो 1 CO2 बराबर क्या हो जाएगा? 44/22.4। यहाँ पे क्या है? 11.2 है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 ग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम इसको रिवाइज कर दे रहे हैं आपको लिए, फिर से बता दे रहे हैं दोस्त कि NTP और STP पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, ठीक है। तो CO2 का मोलर मास हम लोग निकाल लेंगे, 44 आ जाएगा, ठीक है। तो 22.4 लीटर में कितना आ जाएगा? 44 है। तो 1 में कितना आ जाएगा? 11.2 में निकाल लेंगे हम लोग। चलो अगला 23 नंबर, द एटम ऑफ प्रोटियम कंटेंस, प्रोटियम के परमाणु में होते हैं। तो देखिए, ये प्रोटियम किसका समस्थानिक है भाई? हाइड्रोजन का समस्थानिक है सर। अच्छी बात है। कौन कौन सा समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है, जानते हैं आप लोग क्या? प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। प्रोटियम H11, ड्यूट्रियम H12, ट्राइटियम H13, ठीक है। तो देखिए, ट्राइटियम जो होता है ना मेरा, तो ट्राइटियम जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है ट्राइटियम। और जो मेरा ड्यूटेरियम होता है, ये होता है, इसको हम लोग भारी जल के रूप में, भारी जल बोलते हैं, D2O। ये हमारा क्या, न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय रिएक्शन में मंदक के रूप में काम करता है, ठीक है। और जो हमारा प्रोटियम होता है, तो देखो यहाँ पे पूछेगा ना अगर हमसे कि परमाणु में क्या बोल रहा है, प्रोटियम के परमाणु में अगर हमको पूछ दिया, तो परमाणु में देखो प्रोटियम H11 होता है ना दोस्त, तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होगा? 1 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, ठीक है। ये जो ऊपर होता है, तो इसमें क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर ये टोटल होता है। तो देखिए, प्रोटॉन 1 है और टोटल 1 है, तो न्यूट्रॉन कितना है? 0 न्यूट्रॉन। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका आंसर। अगर इसमें पूछ दिया सिर्फ नाभिक में, न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन होगा, ठीक है। ये इसका ये हो जाएगा न्यूक्लियस, नाभिक में होगा, ठीक है। चलो दोस्त 24 नंबर, ए कोवेलेंट कंपाउंड डेट आयोनाइज्ड इन वाटर इज,
सहसंयोजी यौगिक जो जल में आयनित हो जाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस। तो पूछ रहा है कि कौन सा वो यौगिक है इसमें जो हाइड्रोजन क्या हो जाता है, जो जल में आयनित हो जाता है। तो देखिए इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है हमसे। तो देखिए जो मेरा H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो मेरा है, जल में आसानी से आयोनाइज हो जाता है, यानी आयनित हो जाता है। कारण क्योंकि ये पोलर है, पोलर है इसीलिए जल में आसानी से आयनित हो जाता है, बाकी सब नॉन पोलर है। चलो लास्ट बट नॉट लिस्ट, आप लोग देखिए भाई, बताइए आप लोग अपना स्कोर बताइए। अगर भाई ये यहाँ तक अगर आप लोग आ चुके हैं तो भाई आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तभी यहाँ तक आए हैं। तो दोस्त आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग वीडियो देख लेते हैं ना, लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। भाई सब्सक्राइब करने में कुछ लगता नहीं है, आप लोग वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जितने भी नीडी बने उनको तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कहा भी गया है शेयरिंग इज केयरिंग। तो हम लोग शेयर करेंगे तो ऐसा नहीं कि हम लोग का कंपटीशन बढ़ेगा, हम लोग का भलाई ही होगा। कहीं ना कहीं हम लोग को, अगर आपको कहीं ना कहीं भाई फायदा अगर हो रहा है ना, तो आपको इस सीरीज को जरूर देखिएगा। अगर घाटा भी, अगर आपको निगेटिव लगे इससे कुछ, अगर आपका मान के चले 30 मिनट 35 मिनट समय गया इसमें, 40 मिनट समय गया, और अगर आपको कुछ भी सीखने को नया चीज़ नहीं मिला, तो आप कमेंट बॉक्स में एकदम आप लिखने के लिए स्वतंत्र है। और भाई आपको बोलेंगे आगे से आप वीडियो मत देखिएगा, लेकिन अगर हाँ, अगर आपको ये 25 क्वेश्चन देखने से अगर आपका नॉलेज में अगर थोड़ा भी फायदा हुआ है तो भाई जरूर वीडियो को देखिए, और जितने भी प्लेलिस्ट है सारे वीडियो को देखिए। और आगे भी हम लोग आप लोग के लिए लाते रहेंगे इसी तरह से। तो चैनल में बने रहिएगा और अपने दोस्तों को चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए लास्ट नंबर 25 नंबर, इन द फॉलोइंग रिएक्शन Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 क्या दे रहा है, ZnSO4 प्लस H2। उपरोक्त अब Zn का अपकरण हो रहा है, SO4 2 माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, H प्लस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, H प्लस का रिडक्शन हो रहा है। देखो हम फिर से लिख देते हैं, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, ZnSO4 प्लस H2। तो देखिए इसमें मेरा क्या हो रहा है, Zn का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए इसमें निकालेंगे हम लोग। तो देखिए सल्फर का कितना होता है, +6। तो देखिए Zn का x मान लेते हैं, सल्फर का +6, और O का -2 होता है, तो -4 है तो -8 बराबर 0। तो x बराबर 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे Zn जो है 0 से 2 हो गया, +2 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब H2SO4 H2 में बन गया, गैस में बन गया, ठीक है। तो गैस में बन गया तो ऑक्सीडेशन इसका 0 हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए यानी H2 में इसमें क्या था, इसका ऑक्सीडेशन क्या था, +1 से 0 पे आ गया। हाँ जी, +1 से 0 पे आ गया हाइड्रोजन, ठीक है। और जिंक हो गया 0 से +2 हो गया, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और जबकि हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया, ठीक है। और जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी इसमें रिडक्शन दे रहा था, जिंक ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो चलिए साथियों 25 तक आप लोग देख लिए हैं। तो एंड ऑफ द टेस्ट है, आप लोग अपना स्कोर बताइए 25 में आप लोग का कितना स्कोर आ रहा है मित्रों। और इस स्कोर के आधार पे आप लोग को खूब प्रैक्टिस करना है। और केमिस्ट्री में बता दिए सोर्स ट्रेसिंग का वीडियो हम पिन कमेंट में भी डाल देंगे, और इसका आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। आप लोग देखिए इनऑर्गेनिक फिर से आप लोग को एक बार रिपीट कर दे रहे हैं दोस्त, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पे आपको रखना है इनऑर्गेनिक, और दूसरा पे रखना है फिजिकल, तीसरा पे रखना है ऑर्गेनिक, ठीक है। अगर आपके पास, अगर हमको कोई बोले कि भैया अगर अभी कुछ बोले कि छोड़ने को, तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक अभी छोड़ दीजिए, इनऑर्गेनिक और फिजिकल रटिए, अच्छे से पढ़िए, उसका कंसेप्ट रटिए, उसका रटने वाला ही है मेन रूप से। फिजिकल में देखिए मोल कंसेप्ट है, STP वाला है, ये सब में क्वेश्चन आपको आएगा, न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये सब छोटा छोटा न्यूमेरिकल है। टेस्ट नंबर 2 भी, इसका प्रैक्टिस सेट 2 भी हम लोग जल्दी लाएंगे। आप लोग का प्यार बस बना रहे। और हाँ, इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल टेक्निकल खाकी को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जो हम लोग का टेलीग्राम आईडी है, टेलीग्राम आईडी को भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। देखिए TECH टेक्निकल खाकी, KHAKI, बिना स्पेस का, ठीक है। तो साथियों इसी तरह खूब पढ़िए, खूब तरक्की कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए, और एक भी समय, अपना कीमती समय को अभी बर्बाद मत कीजिए। हम लोग का टारगेट रहना चाहिए 28 जून एकदम मेरा अर्जुन के आग की तरह 28 जून पे फोकस रहना चाहिए। और हाँ, इसी तरह अपने माता पिता का भी खूब ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों।